क्लियर एक बार कंफर्म कर दीजिएगा अपनी साइड से कि आपको क्वेश्चन सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं। देखिए, कह रहा है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, द अल्टीमेट गोल ऑफ द एजुकेशन, छात्रों, ये ऑप्शन है, छात्रों में समस्या समाधान के कौशल का विकास करना, मतलब समस्या समाधान कौशल, छात्रों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना, अच्छे रिश्ते बनाए रखने की आदत डालना, या जानकार व्यक्तियों को तैयार करना। बताइएगा, द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और शिक्षा का दो अर्थ होता है। देखिए, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा का दो अर्थ होता है, आज की डेट में हमने आपको क्लास में पढ़ाया, शिक्षा का दो अर्थ होता है, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ मतलब जो आप स्कूल तक शिक्षा ग्रहण करते हो, स्कूली तक की जो शिक्षा होती है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ में लिया जाएगा, लेकिन ऐसी शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है वो शिक्षा का व्यापक अर्थ में होगा। और शिक्षा के हमने तीन प्रकार भी बताए हैं, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जिसमें समय स्थान व्यक्ति सब कुछ फिक्स नहीं होता, जैसे आप घर में सीखते हो, पड़ोस में अपने रिलेटिव के यहाँ जाके कुछ ना कुछ सीखते हो। इसी के साथ अगर आप स्कूल में जो सीखते हो जहां पे टीचर समय सब कुछ फिक्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा। लेकिन बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा, आज ही हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं दो टाइप का, एक होता है रेगुलर एडमिशन, मतलब रेगुलर क्लास करनी होती है जिसको नियमित बोलते हैं, और एक होता है मुक्त यानी ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं कि शिक्षक छात्र दोनों सामने ही बैठे, ठीक है, आप लोग भी ऐसे शिक्षा लेना, दूरस्थ शिक्षा है एक तरह, मतलब आप सामने नहीं बैठे, ठीक है। तो चलिए, सभी लोगों ने बता दी, एकदम सही उत्तर है, आंसर आ चुका है प्रतिभा जी, सभी लोगों ने बता दिया, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, छात्रों में समस्या समाधान का कौशल विकास करना, शिक्षा का तात्पर्य इन चारों में से यही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आज के डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गुणवत्ता रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और नियम राष्ट्रीय स्तर पर डैश द्वारा समय समय पर तैयार किए गए। किसके द्वारा? राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, जिसको एनएसी कहते हैं, या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण एनसीईआरटी कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी बोलते हैं, या राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान जिसको एनआईएएस बोलते हैं। क्या लगता है इस प्रश्न का आंसर? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सभी लोग कुछ न कुछ कह रहे हैं, हम यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात करें, यहाँ देखिए विद्यालय के लिए रहता तो समझ में आता, एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग किसकी, यूनिवर्सिटीज की भी बात करते तो इसके लिए यूजीसी का नाम आता है ना भाई। जब बात यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की बात करते तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आता है, यानी कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में गुणवत्ता रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए या दिशा निर्देश और नियम राष्ट्रीय स्तर पर कौन तैयार करता है भाई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी करता है। वो तो स्कूल वाली बात होती है, जैसे स्कूल हो गया, माध्यमिक स्कूल हो गया, प्राइमरी हो गया, यहाँ के लिए आपका एनसीईआरटी काम करता है, बट विश्वविद्यालय की बात करता है तो यूजीसी याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, बोल रहा है कि which one of the following is considered as the third dimension of higher education in India? हमारे भारत में उच्च शिक्षा का तीसरा आयाम क्या है? शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार या प्रशिक्षण? बताइएगा, क्या लगता है इस प्रश्न का उत्तर? अब आपके मन में आएगा ये तीसरा आयाम मतलब पहला दूसरा क्या होगा, तो याद रखिएगा कोठारी आयोग कब आया भाई? कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी। आप लोगों ने प्री बीएड प्री डीएलएड ऑलरेडी, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, आपने प्री बीएड प्री डीएलएड पढ़ा होगा, या यही क्वेश्चन आपके प्री बीएड प्री डीएलएड में आएंगे। प्री डीएलएड यानी बीएड किया होगा आपने। कोठारी आयोग की बात करते हैं तो 1964 से 1966 कोठारी आयोग ने ही उच्च शिक्षा के तीसरे आयाम के रूप में विस्तार किया था। वो तीसरा आयाम कौन है? ये कोठारी आयोग ने ही तीसरा आयाम का विस्तार किया था। शिक्षण है, अनुसंधान है, विस्तार है, प्रशिक्षण। चलिए जी, 1964 तो सही बताया आप लोगों ने। चलिए ओके, देखिए आपको बता दें, जो हमारा कोठारी आयोग आया था 1964-66 में, जिसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, इन्होंने
शिक्षा के लिए इन्होंने शिक्षा का तीसरा आयाम बताया था, यानी शिक्षा की प्रणाली की समीक्षा की थी, और उच्च शिक्षा का इन्होंने तीसरा आयाम बताया था, जो कि था एक्सटेंशन, यानी विस्तार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सटेंशन था, विस्तार था। ठीक है, अब आपके मन में आएगा भी विस्तार का मतलब क्या होता है, आपके मन में आ सकता है ना। देखिए, विस्तार का मतलब क्या होता है, वयस्क शिक्षा से रिलेटेड होता है। विस्तार का मतलब क्या होता है, जनसंख्या शिक्षा से, या विस्तार का मतलब होता है सामुदायिक शिक्षा से। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शिक्षा का विस्तार करना। अगला प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा का मुख्य विशेषता, अभी तो हमने बताया ओपन, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा। मेन फीचर ऑफ डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। आमने सामने अधिगम होगा इसमें, नहीं। परामर्श सत्र और अध्ययन केंद्र होगा, या अनिवार्य उपस्थिति होगी, या आसानी से डिग्री प्राप्त करना। देखिए, ये सब ऑप्शन कभी सही नहीं होते, ये सब निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, आप पे निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। हाँ, अभी उत्तर करिए आप लोग। 4 का बी, शिवांकी जी बेहतर, अश्विनी जी बहुत बढ़िया, भूमिका जी, अख्तर जी। देखिए, ये है दूरस्थ शिक्षा, जिसको हम लोग, जो आप लोग ओपन यूनिवर्सिटी से आप कोई डिग्री वगैरह की पढ़ाई करते हैं, तो वहां पे आता है दूरस्थ शिक्षा। हमने पहले बताया आमने सामने अधिगम नहीं होगा, ठीक है, अनिवार्य उपस्थिति भी नहीं होगी, ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से डिग्री प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा, परामर्श सत्र और अध्ययन केंद्र। ठीक है, परामर्श सत्र और अध्ययन केंद्र, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया है, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन रिलेटेड। बताइए भाई, ये तो आया हुआ है, ये हमारे इंग्लिश पैडागोजी में भी पूछा गया है। कोठारी आयोग द्वारा संबंधित भाषा से अनुशंसित नीति कौन सी है? मानक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, राष्ट्रभाषा राजभाषा की पुनः व्याख्या। तो आंसर करते चलिए, बहुत स्पीड में आंसर आ रहा है। वीरेंद्र जी, सावित्री जी, प्रतिभा जी बेहतर, मृत्युंजय जी बहुत बढ़िया जी, अतवारो जी बहुत बढ़िया, करेक्ट है। यस, त्रिभाषा सूत्र के लिए कोठारी आयोग जान जाते हैं। त्रिभाषा में अगर बात करें, यहाँ पे पहली भाषा हमारी घर की भाषा यानी मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा मातृभाषा के अलावा जो कोई भी भाषा होगी हमारे आसपास बोली जाएगी, और तीसरी भाषा। देखिए, इसमें जानते हैं अगर हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हैं तो पहली भाषा तो हिंदी हो जाएगी, दूसरा कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो जाएगी। लेकिन अगर हम गैर हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हैं तो पहले में जो भी आएगा पंजाबी, तमिल, तेलुगु आ सकता है, तो दूसरे पे आपको हिंदी रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, एक्चुअल में बोट सिंह जी कह रहे हैं कुछ और होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच्चाई से वाकिफ कौन होना चाहता है? ठीक है, आप लोग को तो पता ही है, सच लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, मन में कुछ और होता है और सोच के कुछ और करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया अश्विनी जी। देखिए, शिक्षा और संबंध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? बताइएगा। एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, या आईआईएस शिमला जो है, या एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी? बताइए क्या लगता है? अच्छा, विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं ना कि शिक्षा और उससे संबंध क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य जो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड था, उसको बंद किया गया। तो बंद होने के कारण फिर किस संस्था की या किसकी स्थापना हुई? तो एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हुई? नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हुई? नहीं। आईआईएस जो कि शिमला में, उसकी हुई? नहीं। ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, ऑप्शन डी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसको AIU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AIU। क्लियर है सबको? आइए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following institutions were established as a consequence to the closure of inter-university board brought in for cooperation among the university in the field of the education and allied areas? मतलब
ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सॉरी। दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला। दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सबको पता है ये। यस, बहुत बढ़िया, सुंदर। बिल्कुल सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया अयान जी, प्रतीक्षा जी। ये है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, दुनिया का पहला ज्ञात और आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अवधि का चयन कीजिए जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना। ये भी देखिए शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। उच्च शिक्षा का केंद्र भारत बना कब? गुप्त काल में, बुद्ध काल में, मुगल काल में या ब्रिटिश काल में? किस काल में? चलिए, कुमार गुप्त मतलब गुप्त काल। आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, सही है। चलिए, एकदम करेक्ट है। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? उच्च शिक्षा के केंद्र भारत बना था, ये है हमारा गुप्त काल में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने स्कूलों में नैतिक और धार्मिक शिक्षा के लिए अनुशंसा की? मतलब स्कूलों में नैतिक और धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए, इसकी अनुशंसा राधा कृष्णन आयोग, 1986 की शिक्षा नीति, श्री प्रकाशन समिति या कोठारी आयोग? राधा कृष्ण आयोग कब आया था भाई? राधा कृष्ण आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, ये कब आया? जी बिल्कुल, 1986 एनईपी। ओके, जो ये प्रश्न एकदम हटके। 1947-48, रामविलास जी, बहुत बढ़िया, 48 सही है। अड़सठ होगा क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, कोठारी आयोग की बात करें तो 1964 से 66 याद रखिएगा। राधा कृष्ण आयोग की बात करें 1948 से 49 याद रखिएगा। 1986 तो दिया ही है, नई शिक्षा नीति, यानी इसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये तो है। अब अगला है श्री प्रकाशन समिति, ठीक है, श्री प्रकाशन समिति। चल देखिए, आपको बता दें, श्री प्रकाशन समिति ही वो समिति थी जबकि बैठक हुआ था लगभग 1960 के टाइम में, तो श्री प्रकाशन समिति ने कहा था कि हर संभव प्रयास करना चाहिए, इसलिए छात्रों को उनके शैक्षिक जीवन के शुरुआती चरणों में नैतिक मूल्यों को सिखाने चाहिए। यानी कि बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा के लिए श्री प्रकाशन समिति जाने जाती। कौन? श्री प्रकाशन समिति। अब श्री प्रकाशन समिति नाम से ये, इसके अध्यक्ष भी कौन है? श्री प्रकाश जी। इसके अध्यक्ष भी कौन है? श्री प्रकाश जी हैं, जानते रहिएगा, ठीक है। अगला, नालंदा किस धर्म के लिए सीखने का एक प्राचीन केंद्र था? आज इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, इसीलिए तो शिक्षा के लिए अग्रणी था। बताइए, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध? गुप्त, जैन? नहीं भाई, कुछ लोग कह रहे सी, कुछ लोग कह रहे डी। देखते, देखिए, नालंदा किस धर्म के लिए सीखने के लिए एक प्राचीन केंद्र था? तो वो जानते रहिएगा, आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में उच्च शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और कार्यकारी भूमिका नियुक्त की जाती है। भारत के राज्य
विश्वविद्यालयों के संबंध में उच्च शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और कार्यकारी भूमिका नियुक्त की जाती है डीन ऑफ स्टडी के द्वारा, या विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति के द्वारा, या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के द्वारा। अच्छा, ये उप है, ये कुल, या संकायों के डीन द्वारा, बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन निराशा जी ने सी बताया, कुलाधिपति के द्वारा। ओके, देखिए बात करते हैं यहाँ पे नेतृत्व और कार्यकारी की बात करते हैं, तो इसकी भूमिका करते हैं विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी अनुशंसा कौन करते हैं? ये विश्वविद्यालय के उप कुल अधिपति है। ठीक है, चलो आइए अगला प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नीतियों द्वारा लाए गए मुख्य सुधार क्या थे? स्वतंत्रता के बाद, राष्ट्रीय की स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय नीति कब आई थी? स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय नीति किस सन में आई थी? वो भी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति। हम शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की बात करते हैं, बताइएगा कब आई थी? नहीं, कुलपति नहीं, उप कुलाधिपति होगा, क्योंकि वहां कार्यकारी की बात की है ना। ये सब क्या ना, विश्वविद्यालय में इन सब की नियुक्ति होती है एक्चुअल में। 1968 बिल्कुल सही है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्वतंत्रता के बाद, कूट वाले प्रश्न है भाई, ध्यान देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद नीतियों द्वारा, राष्ट्रीय नीतियों द्वारा लाए गए मुख्य सुधार क्या थे? सेमेस्टर सत्र प्रणाली की शुरुआत की गई, ये था, बिल्कुल हुआ था उस टाइम। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का कार्यान्वयन परीक्षा सुधार हुआ, बिल्कुल। स्वायत्त महाविद्यालय की अवधारणा की शुरुआत हुई, बिल्कुल। सतत व्यावसायिक विकास के लिए प्रशासनिक कर्मचारी स्टाफ महाविद्यालय, इसके लिए भी सुधार हुए। गुणवत्ता अनुसंधान के लिए उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना, तो होगा क्या, बचा क्या? ये तो सभी हो गए भाई। करेक्ट है, ये पांचों जो है इसमें ए बी सी डी सभी सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी, ए बी सी डी और ई। ठीक है, नेक्स्ट, इस कथन से आप क्या समझते हैं? हमारे संस्थानों द्वारा उत्पादित स्नातक उद्देश्य के लिए उपयुक्तता की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। क्या कह रहे लाइन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट? ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस बाय आवर इंस्टीट्यूशन फेल द टेस्ट ऑफ फिटनेस ऑफ द पर्पस, यानी कि हमारे संस्थानों द्वारा उत्पादित स्नातक उद्देश्य के लिए उपयुक्तता की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो स्नातक शोध के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए असफल हो जाते हैं। स्नातकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है। स्नातक उन कौशलों और दक्षताओं से सुसज्जित नहीं होते जिनकी उन नियोक्ताओं को आवश्यकता होती है, या स्नातक जो है वो कॉलेज, अकादमिक समुदाय या उनके प्रबंधन तक नहीं पहुंच सकते। देखिए ये प्रश्न अलग है, आंसर करने का आप लोग कोशिश करिएगा। अख्तर जी ने कहा सी, मंजुलता जी सी, शिवांकी जी सी। देखते हैं, देखिए इस कथन से आप क्या समझते हैं? हमारे संस्थानों और उत्पादित स्नातक उद्देश्य के लिए उपयुक्तता की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। पहली बात, स्नातक शोध के लिए इच्छुक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्नातकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्नातक कॉलेज, अकादमी, समुदाय या उनके प्रबंधन तक नहीं पहुंच पाते, पहुंच सकते हैं भाई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो स्नातक है उन कौशलों और दक्षताओं से सुसज्जित नहीं होते जिनकी नियोक्ताओं को आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है वो असफल हो जाते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा के प्राचीन भारतीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा के प्राचीन भारतीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना ना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे भी आपके कूट वाले प्रश्न हैं। देखिए, ज्ञान के कौन सा सत्य नहीं है? ज्ञान के अर्जन के लिए मस्तिष्क का प्रशिक्षण और चिंतन की प्रक्रिया आवश्यक है, ये तो 100% सत्य है। छात्र को मुख्य रूप से स्वयं को शिक्षित करना और अपने मानसिक विकास को प्राप्त करना होता है, ये बात भी सही है, करेक्ट है। गुरुकुल में केवल विशिष्ट विषय पढ़ाए जाते थे और शिष्यों में सामाजिक कौशल का भाव होता था, ऐसा कुछ है या नहीं बताइएगा। उच्च शिक्षा, अगला है, उच्च शिक्षा में प्रवेश बहुत ही चयनात्मक और प्रतिस्पर्धी है था, केवल सर्वश्रेष्ठ ही उच्च शिक्षा में, बिल्कुल सही बात है।
शिक्षा के प्राचीन भारतीय सिद्धांत में उच्च शिक्षा में प्रवेश करना बड़ा कठिन था भाई। अधिगम प्रकृति और जीवन से दूर से संबंधित था। अधिगम प्रकृति और जीवन से दूर से संबंधित था। सूचना को याद रखने तक ही सीमित था। बताइए। डी ऑप्शन, बी सी डी तीनों गलत है। अरे भाई देखिए, पहली बात तो ये गलत हो गया कि गुरुकुल में केवल विशेष विषय पढ़ाए जाते थे और शिष्यों में सामाजिक कौशल नहीं होता था। और ये भी बात गलत हो जाएगी कि अधिगम अधिगम जो है वो प्रकृति और जीवन से दूर से संबंधित, अरे भाई निकट से संबंधित है और सूचना को याद रखने तक ही सीमित नहीं था, उसको जीवन में प्रयोग करने तक भी सीमित था। तो सी और ई हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया योगिता जी, बहुत बढ़िया। अविका जी करेक्ट है। सभी लोगों का आंसर क्या है यहाँ पे, एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़े, आइए चलिए अगला प्रश्न है अनुसंधान यानी खोज। ठीक है, पढ़िए आप लोग। देखिए, अनुसंधान में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो दोहराव और सटीकता को प्रदान करती है। समय की पाबंदी और सटीकता को, सटीकता और गति को, गति और दोहराव को। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी ऑप्शन, सटीकता और गति। देखिए, हमने पूछा जब आप अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो उसमें विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब अगर 2+2 हमने बोला 4, तो अगर आप अमेरिका में बैठे होंगे तो भी आप कहेंगे 4। कोई बच्चा पेपर देता है, हम उसकी पेपर जांच करते हैं, हम 80 नंबर देते हैं, आप भी चेक करेंगे, आप भी 80 नंबर देंगे, चाहे जितनी बार दोहराव हो, लेकिन हर दोहराव में आपको क्या मिलेगी, सटीकता मिलेगी। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी दोनों होता है। समय की पाबंदी, गति से यहाँ लेना देना क्या है भाई, हम विश्वसनीयता है, मतलब विश्वसनीयता मतलब आप जितनी बार चेक करिए वो सेम ही आना चाहिए, अलग ना हो। अगर ऐसा है तो आपका प्रश्न पत्र, आपका कॉपी जांचना वो विश्वसनीय, अगर ऐसा नहीं है तो वो विश्वसनीय नहीं। गति से कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ दोहराव रटना मत समझिए, मतलब कि अगर आप अनुसंधान में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो दोहराव को प्रदान करती है, आप जितनी बार उसको दोहराएंगे उतनी बार वही एलिमेंट बनेगा, वही खो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, दोहराव और सटीकता। भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में, ये कौन सा अनुसंधान है भाई, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में नैतिकता आवश्यक है, क्यों? यह शोधकर्ता की विश्वसनीयता और अखंडता को स्थापित करती है, बिल्कुल। इट स्टेबलाइजेस द क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्चर। यह शोधकर्ता को बाद में अच्छी नौकरी पाने में मदद करती है, नहीं, यह आवश्यक नहीं है, गलत हो जाएगा। यह केवल विज्ञान अनुसंधान में आवश्यक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या लगता है, बहुत बढ़िया प्रिया जी, शिवांकी जी करेक्ट है, या श्यामा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बेहतर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये कथन बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उस गलत कथन का चुनाव कीजिए। आपको क्या करना है, गलत कथन का चुनाव करना है कि जो अनुसंधान में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। आपको कहना है कि कथनों पर विचार कीजिए और उस गलत कथन का चयन कीजिए जो अनुसंधान में आईसीटी के उपयोग का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो गूगल स्कॉलर विद्वानों के साहित्य की व्यापक खोज प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, ये बात तो सही है, ठीक है। कह रहे हैं ना, उस गलत कथन का चुनाव करिए। मेंडली समीक्षा की गई साहित्य विषय वस्तु को प्रबंधित करने और साझा करने और खोजने में मदद करता है,
ये सब ना, ये सब आईसीटी से रिलेटेड है। टर्निटिन एक इंटरनेट आधारित साहित्यिक चोरी को ज्ञात करने वाली सेवा है, या ग्रामली लेखन सहायता प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और अनुसंधान में कोई मदद नहीं करता। आप चाहे तो ना, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो क्या लगता है ये क्वेश्चन? सही बात है। ग्रामरली लेखन सहायता प्रदान करने वाले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और अनुसंधान में कोई मदद नहीं करता, यही गलत हो जाएगा, जबकि मदद करता है। ठीक है, क्या बात है घनश्याम जी, सभी लोगों का आंसर आ गया। अब अगला जो प्रश्न है ये आप लोग समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये चरण बनाना है, आपको चरण का सही क्रम बनाना है। ठीक है, खोज के बारे में चरण का सही क्रम बताना है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब इसका सही चरण क्या होगा वो भी देखिए। कह रहे शोध समस्या की पहचान करना, शोध उद्देश्यों की सूची बनाना, फिर जो डाटा है उसको संग्रहित करना, इकट्ठा करना, फिर कार्य प्रणाली, और फिर डेटा का विश्लेषण, और लास्ट में परिणाम और चर्चा। समझ कर उत्तर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है इसमें ना, ट्रिक ही काम करेगा पहला। और देखिए आप एक चीज समझ सकते हैं, यहाँ पे 6 तो सब में है। अब इसको आप यहाँ पे एलिमिनेट करिए। पहला कह रहा है शोध समस्या की पहचान और शोध उद्देश्यों की सूची। तो पहले समस्या की पहचान होगी कि पहले शोध समस्या की पहचान होगी कि शोध उद्देश्यों की सूची बनाएंगे? पहले तो समस्या की पहचान होगी ना। शोध हम क्यों करते? जब हमारे पास कोई समस्या होती तभी करते हैं। ए लग रहा है, एक बार और देखिए, एक बार और चेक करिए आप लोग। पहली बात देखिए, समस्या पहचान ये तो रहेगा, इन दोनों की कहानी समाप्त, क्योंकि ये पहला आपका आएगा यहाँ पे चरण में। ठीक है, अब दूसरा में देखिए यहाँ पे भी दो दो है, यानी कि आप उद्देश्य लेंगे, ये बात सही, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। अब कहानी आती कि तीसरा होगा कि चौथा होगा। देखिए डेटा का संग्रहण फिर कार्य प्रणाली, डेटा का संग्रहण फिर कार्य प्रणाली। पहले क्या होगा, आपने समस्या को चुना और उसके शोध उद्देश्यों की सूची बनाई, फिर आप कार्य प्रणाली करेंगे ना वहां पे, कार्य प्रणाली। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कार्य प्रणाली के बाद क्या आएगा आपका डेटा संग्रह। पहले डेटा संग्रह नहीं आएगा, पहले कार्य प्रणाली आएगा। तो क्या बन रहेगा, बहुत बढ़िया, यानी कि आपका ये पहला हो गया, दूसरा ये कार्य प्रणाली, तीसरा, और ये क्या हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, यानी 1 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3 कौन सा भाई, 1 2 4 3, बहुत बढ़िया ऑप्शन। और पांचवा तो है फिर डेटा का विश्लेषण। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते थे कि डेटा का पहले आप डेटा संग्रह फिर कार्य प्रणाली फिर डेटा का विश्लेषण, नहीं, कार्य प्रणाली करेंगे, जो भी आपको प्रोसेस से मिलेगा डेटा उसको संग्रहित करेंगे, फिर उस डेटा का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, समझ में आया? सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आई, चलिए अगला प्रश्न है, सीखने को समृद्ध किया जा सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का उपयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षणों का उचित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से स्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक सुविधा प्रदान करता है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। बताइए। सी ऑप्शन, रामविलास जी, बड़ा ऑप्शन। अच्छा कह रहे हैं बड़का ऑप्शन, ठीक है देख लेते हैं बड़ा वाला ये ऑप्शन। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है, आज का टाइमिंग थोड़ा चेंज है, लोगों को पता नहीं होगा। चलिए बिल्कुल अख्तर जी, पहली बात, सीखने को हम समृद्ध करना चाहते हैं, मतलब और बढ़ाना चाहते हैं, तो जो टीचर है वो विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण करे, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से स्थितियों को कक्षा में लाया जाए, क्योंकि वास्तविक दुनिया से बच्चे, ऐसी दुनिया जिससे बच्चे परिचित हैं, और बाहर की दुनिया की चीजों को आप कक्षा में लाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है, कक्षा के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, और टीचर क्या है वहां पे, एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। ऑप्शन बी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए नहीं किया जाएगा? आप 90 से कम आईक्यू वाले बच्चे
जो होते हैं वो मंदबुद्धि के बालक होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कौन सी रणनीति नहीं करनी चाहिए? छोटे कार्यों को बड़े चरणों में तोड़ना, दृश्य सामग्री उपयोग करके शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना, समूह की गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल करना या शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया देना। आंसर करते चलिए आप सभी लोग। सभी लोगों ने बताया ये ऑप्शन एकदम सही बात है। यहाँ पे विनीता जी, घनश्याम जी, जितने लोगों ने उत्तर दिया सबका उत्तर बहुत काबिले तारीफ है, एकदम बेस्ट है सबका। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर बात करें यहाँ पे, आपको पता है कि मंद बुद्धि का बच्चा है, मंद बुद्धि का बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो मंद बुद्धि के बच्चे के लिए एक ही बात आती है कि वो धीमी गति से सीखेगा। अब जो चीज इकट्ठे रूप में वो नहीं सीख पाएगा, टुकड़ों में अगर आप करेंगे सिखाएंगे तो बच्चा सीख पाएगा। अब आप छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों में कर देंगे तो उसे तो और नहीं समझ में आएगा ना। ऑप्शन ए ये नहीं करना है। बाकी आप दृश्य सामग्री का उपयोग करके शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करा सकते हैं, आप समूह गतिविधि में शिक्षार्थी को शामिल करा सकते हैं, शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करके भी आप सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विकास में डैश 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 परिवर्तन सम्मिलित है। विकास में शैशवावस्था से वयस्कता तक, बाल्यावस्था से वयस्कता तक, जन्म से मृत्यु तक, गर्भधारण से मृत्यु तक। जी उल्टा ही है, बिल्कुल अश्विनी मैम। देखिए, अगर हम यहाँ बाल विकास लिखते तो क्या आंसर होता? अगर हम आपसे कहते बाल विकास में क्या सम्मिलित है, तब आप क्या बताते? बाल विकास करते, चाइल्ड डेवलपमेंट लिखते, तब कहां से कहां तक आप बताते? जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक, ओके। डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ तक नहीं, डेट ऑफ बर्थ से नहीं बाल विकास में से। देखिए, विकास की बात करें, विकास हम जब माँ के गर्भ में आते हैं और मृत्यु तक चलता है विकास। क्यों? क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये गर्भ धारण से मृत्यु तक चलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर हम विकास, बाल विकास की बात करते तो बाल विकास मतलब क्या हो जाता आपका? बाल विकास मतलब गर्भधारण से किशोरावस्था तक। ठीक है, गर्भधारण से किशोरावस्था तक से किस, क्या बात है भूमिका जी, एकदम परफेक्ट। अभी कंफ्यूज नहीं होना। आशुतोष जी ने डी बताया है, विशाल जी ने डी बताया है, बेहतर गीतू जी करेक्ट है। ये समझ में आ गया ना? अगर बाल विकास कहता तो गर्भधारण से किशोरावस्था तक, क्योंकि बाल विकास में हम लोग किशोरावस्था तक का ही तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला, सीखने की कठिनाइयों के क्षेत्र का पता लगाने और पहचानने के लिए नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, प्लेसमेंट परीक्षण, समावेशी शिक्षा किसका पालन करना है? ठीक है, देखिए आपको बता दें, जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये दो तरह का परीक्षा कराता है। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और दूसरा एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लास होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते इसलिए ताकि हम समेटिव के लिए इसको तैयार कर सके। अब मान लीजिए बच्चा, आपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने बच्चे से पूछा, बच्चा नहीं बता पाए, तो आप कारण जानेंगे ना कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या बता रहे हैं? 22 का ए डायग्नोसिस, प्रतीक्षा जी ने भी 22 का ए बताया है। चलिए, सबसे उम्मीद थी और सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, एकदम करेक्ट है। तो अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी इसको बोलते हैं रचनात्मक आकलन बोलते हैं। अब बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, हम क्या करेंगे? उसका कारण जानेंगे। क्या करेंगे? कारण जानकर हम उसका कारण जान के छोड़ थोड़ी देंगे, कारण जानकर हम उसका क्या करेंगे? निवारण। तो ये जो नैदानिक परीक्षण है, ये एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ जाएगा।
उपचारात्मक परीक्षण भी इसके अंतर्गत। निदान पहले निदान होता है, जानते रहेगा, और बाद में क्या होता है, उपचार होता है। ठीक है, पहले निदान और बाद में उपचार। प्लेसमेंट परीक्षा क्या होती है, जैसे आप कहीं जॉब करिए, अब आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है। समावेशी शिक्षा क्या, ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो चाहे जितने कमजोर बच्चे हो चाहे जितने तेज बच्चे हो, सबको साथ ले आकर भेदभाव को खत्म करते हुए, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान देते हुए एक साथ शिक्षा देने की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जब बच्चे अपने आसपास के विश्व को समझते हैं, जब बच्चे अपने आसपास के विश्व को समझते हैं और तीव्रता से भाषाई कौशल प्राप्त कर रहे हैं, अपने आसपास को समझ और तेजी से भाषाई कौशल लैंग्वेज स्किल को प्राप्त कर रहे हैं, तो वे किस अवस्था में, ये ना पियाजे का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है, ये पियाजे का प्रश्न है। और हमने बताया है भाषा विकास का संवेदनशील चरण, भाषा विकास का संवेदनशील चरण, ठीक है, ये है पूर्व बाल्यावस्था होता है। कौन सी अवस्था होता है, देखिए पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, आपको कितनी बार बताए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष। भाषा विकास का संवेदनशील चरण पूर्व बाल्यावस्था होता है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होता है। अब देखिए ये पियाजे ने विकास की 4 अवस्था बताई थी, ये सबसे अंतिम अवस्था है जो 11 से 15 वर्ष होता है। ये संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो अब बताइए किसमें जा रही है, किसमें, बहुत बढ़िया, ये हमारा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था में चलेगा, क्योंकि 2 से 6 वर्ष में आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या भाषा विकास का संवेदनशील चरण का मतलब क्या है रेहान जी, कि जब बच्चे अपने आसपास के जो भी जितने भी चीजें लोग हैं, विश्व के आसपास के जितने लोग हैं, सबके कांटेक्ट में आते हैं और सबको समझते हैं, और फिर बहुत तेजी से लैंग्वेज को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है, भाषा को जानना समझना, भाषा प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न, कक्षा में अनुशासनहीनता, ठीक है, क्या है, कक्षा में अनुशासनहीनता रोकने संबंधी रणनीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। अनावश्यक और प्रतिकूल कार्य, व्यस्तता, विश्वास, प्रशंसा, सुनियोजित और स्पष्ट गतिविधियां, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बात करते अनुशासन, अनुशासन का तात्पर्य है कि किसी के द्वारा जबरदस्ती कोई काम कराया जाए, नहीं। अनुशासन का तात्पर्य होता है कि स्वतः आप करेंगे। अनुशासन में स्वतः आप एक एक चीज को समझेंगे, जानेंगे। देखिए अगर आप व्यस्त रखेंगे बच्चों को, उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा, प्रशंसा, तो बच्चे अनुशासनहीन नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अनुशासन को आप रोक सकते हो। सुनिए तो स्पष्ट गतिविधि कराएंगे तो भी बच्चे अनुशासनहीन नहीं रहेंगे, बस बच्चे मतलब अनुशासन युक्त काम करेंगे। लेकिन अगर आप अनावश्यक और प्रतिकूल काम करेंगे तो बच्चे तो परेशान करेंगे, और बच्चे जब डिस्टर्ब करेंगे तो अनुशासनहीनता होगा, फिर आप छड़ी लेके दौड़ पड़ेंगे बच्चों के सामने, है ना। शिमला जी आइए, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बताइएगा, सबसे बड़ी। पाठ योजना तैयार करें और उसके अनुसार पढ़ाएं, जितना संभव हो उतना गतिविधियों को व्यवस्थित करें, सख्त अनुशासन बनाएं, छात्रों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करें। सबसे उपयुक्त चूज करना है। डी 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 डी, क्या बात है रेणुका जी, बहुत बढ़िया। आशुतोष जी, श्यामा जी, चलिए देखते होता है क्या है यहाँ पे। बिल्कुल सही है, देखिए पाठ योजना तैयार करना, उनके अनुसार पढ़ाना, ये भी शिक्षक का काम है। जितना संभव हो सके आप उनको एक्टिविटी कराइए, उनको एंगेज रखिए। सख्त अनुशासन बनाना ये काम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आप छात्रों की विभिन्न अधिगम शैलियों, क्योंकि हर बच्चा अलग है,
सबकी सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, अलग होती है। तो छात्रों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना ये शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र जानकारी को जल्दी से और सही तरीके से आत्मसात करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति होती है, वे मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ये भी अच्छा। प्रतिभाशाली बालक कौन है? वे बालक जो हर क्षेत्र में प्रतिभा दिखाते हैं, वे बालक जो समस्या समाधान तेजी से कर लेते हैं, वे बालक जो चुनौती को स्वीकार करते हैं, वे बालक जो सरल कार्य पसंद नहीं करते, वे बालक जो चीजों को एक बार में ही समझ जाते हैं उसके मूल को। अब कह रहा है कि में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, इनको ही तो समझ का भाव होता है। सरल और आसान कार्य को चुनते नहीं, ये जटिल कार्य को, चुनौती वाले कार्य को, जटिल कार्य को चुनते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते, अपने आयु स्तर से काफी आयु स्तर ऊपर के प्रश्नों को हल कर पाते हैं, क्योंकि तभी तो इनकी आईक्यू अकॉर्डिंग टू टर्मन 140 प्लस होती है। तो ये जानकारी को जल्दी से और सही तरीके से क्या कर सकते हैं, आत्मसात करते। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया हमारे एग्जाम में पूछ चुका है काफी बार। देखिए कह रहा है डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे को मोटर यानी प्रेरक तंत्रिका कार्यों जैसे आंखों हाथ के समन्वय में समस्या होती है, अंक गणितीय अवधारणा को समझने में, सीखने में, लेखन अथवा चित्रकारी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डिस्प्रेक्सिया की बात करें, इससे आपका सूक्ष्म गति कौशल बाधित होता है। सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है आपका, बाधित होता है। और साथ ही साथ ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार भी, ये भी जानते हैं, ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार। अब जैसे हमने ये पेन पकड़ा और हमको समस्या के नीचे अंडरलाइन करना है, हम समस्या के नीचे अंडरलाइन न करके समस्या पे अंडरलाइन कर लिए, हमें है क्या, डिस्प्रेक्सिया। आंखों और हाथों, आंख मेरी कह रही है कि समस्या के नीचे लाइन करो और हाथ चला जा रहा है समस्या के ऊपर, आंखों और हाथों के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया। प्रेरक तंत्रिका संबंधी विकार है जो कार्यों जैसे हाथों या मोटर संबंधी कार्य यानी जैसे आंखों और हाथों में समन्वय स्थापित न कर पाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर अब लगभग सही जा रहा है। अच्छा, अंक गणितीय अवधारणा सीखने में कठिनाई, तो ये क्या होगा, अगर अंक गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई है तो ये किस में जाएगा, कमेंट करिए आप लोग। प्रतिभा जी, अख्तर जी, सब लोग कमेंट करिए, ये किस में जाएगा। क्या बात है स्वाति जी, लेखन और अथवा चित्रकारी किस में जाएगा, लेखन जी, सतीश जी करेक्ट है। ज्योति जी, लेखन और चित्रकारी किस में जाएगा, बहुत बढ़िया। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, एकदम करेक्ट। गणना संबंधी तो डिस्कैलकुलिया, लेखन संबंधी तो डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न, निर्माणात्मक आकलन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रचनात्मक आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन है, अधिगम का आकलन है, स्थानन के लिए आकलन है। जब आपको प्लेसमेंट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वो आपका स्थानन आकलन होता है। वर्ष के अंत में उपलब्धि का आकलन, बताइए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का करेक्ट है। देखिए इसके बारे में जानते रहिएगा, निर्माणात्मक आकलन क्या है। अगर हम आपसे बोले फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, आप 5 चीजें बताइए, वो भी एक शब्द में। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में 5 चीजें बताइए, वो भी एक शब्द में, तो आप क्या नाम लेंगे। यानी निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन का तात्पर्य क्या है, कौन कौन बताएगा। देखिए सबसे पहला, ये ड्यूरिंग क्लास होता है, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग टीचिंग होता है, यानी शिक्षण के दौरान होता है, बिल्कुल एक बात है। इसमें डायग्नोसिस और रेमेडियल होता है, यानी कारण और उसका क्या उपचार किया जाता है। ठीक है, 2 बातें हो गई।
ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। इसमें फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक किसको दिया जाता है? दोनों को, टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपका ये सुधारात्मक होती है, यानी इसमें आपका सुधार संभव होता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये सुधारात्मक, ये सुधार के लिए होता है। ठीक है, और अधिगम का आकलन ये आपका समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन ही हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन, और इसी को हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यानी कि हिंदी समझिए, अधिगम के लिए आकलन, आपका आकलन इसलिए हो रहा है ताकि हम आपको अधिगम कराएं। तो जो त्रुटि है, जो समस्या है, उसका हम पहचान कर रहे हैं और साथ में निदान भी कर रहे हैं। क्या बात है, ये रचनात्मक है। कक्षा शिक्षा कैसे है पढ़ाते वक्त होता है, इसमें निदान उपचार होता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बताया, बेहतर। ड्यूरिंग क्लास, बहुत बढ़िया सतीश जी। शॉर्ट टर्म और आसान होता है, बिल्कुल करेक्ट है मंजुलता जी, बेहतर, एकदम सही आंसर किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें ये आपके वर्ग 2, वर्ग 3 और 2024 में प्री डीएलएड के एग्जाम में भी पूछा था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और सीजी रेट में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और शुरू के जो क्वेश्चन थे आज के वो तो लाजवाब थे ही थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्देशात्मक अनुबंधन को भी कहा जाता है। अब इसको अगर थोड़ा सा हम आपको बताएं इसके बारे में, हिंदी इंग्लिश दोनों समझिएगा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एस प्रकार का अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, उच्च क्रम अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या कोई उत्तर नहीं देना चाहते? अनुत्तरित प्रश्न 29 का स्वाति जी ने ए बताया है। एक बार और देख लीजिए भाई, निर्देशात्मक अनुबंधन है ये। ठीक है, एक ट्रिक है, हिंट दे दे, क्रमादेशित भी इन्होंने दिया था। 29 का डी क्रिया प्रसूत। चलिए, और कोई? ओके, देखिए ये जो निर्देशात्मक अनुबंधन है इसी को आर अनुबंधन भी कहते हैं। आर अनुबंधन यानी पहले रिस्पॉन्स। एस अनुबंधन की बात करें तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला चला जाएगा, एस आर हो जाएगा, ये हमारा थांडाइक वाला हो जाएगा ना। और अगर हम बात करते हैं शास्त्री तो ये पावलाव जी का हो जाएगा। ठीक है, और क्रिया प्रसूत क्या है? स्किनर का है। निर्देशात्मक अनुबंधन को आर अनुबंधन भी कहते हैं, आर अनुबंधन, और ये किसका है? बीएफ स्किनर का, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सृजनात्मक बच्चों की पहचान किसके द्वारा नहीं की जा सकती है? अगर आपकी क्लास में कोई सृजनशील बच्चा है, अगर आप उसको उसके पहचान की बात करें तो आप कैसे नहीं करेंगे? क्वेश्चन समझिएगा, आप उसका आईक्यू बैटरी परीक्षण कर लीजिए, कुछ पर्यवेक्षणी तकनीकें कर लीजिए, उसका अभिक्षमता परीक्षण, साक्षात्कार, या उत्तर नहीं देना चाहते? आईक्यू का बैटरी परीक्षण तो हम इससे सृजनशील बच्चे की पहचान कर सकते हैं ना शिवांकी जी। 30 का ई इसको हटा ही देते हैं, ये है ही। चलिए डी, 4 ही ऑप्शन है, कुछ अलग करने की कोशिश कह रहा है। समझिए मेरी बात ध्यान से, चलिए सब तो राइट है नहीं भाई। देखिए पहली बात, आप आईक्यू बैटरी परीक्षण के द्वारा सृजनात्मक बच्चों की पहचान कर सकते हैं, ये बात तो सही है। अब आप उसकी अभिक्षमता परीक्षण कर लीजिए, उसका साक्षात्कार कर लीजिए, लेकिन कह रहे कुछ इसके नाम समझिए ना, कुछ पर्यवेक्षणी तकनीकें, कुछ क्या? पर्यवेक्षण का मतलब सुनिएगा, पर्यवेक्षण का मतलब होता है क्या? हमने बताया ना, पर्यवेक्षण है यानी पर्यवेक्षक से। एक आपने सुना होगा, कुछ बोला है तो बी होगा, यस, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे पर्यवेक्षण तकनीक के माध्यम से हम एक सृजनशील बच्चे की पहचान सटीक से या सही तरीके से नहीं कर सकते। क्लियर? सबको समझ में आया? आगे बढ़ते, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है,
वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न से कैसे पड़ता है। आपको पता है कि वृद्धि हो चाहे विकास हो, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कैसे। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, हाँ करता है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, हाँ बिल्कुल करता है। वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या वंशानुक्रम वातावरण इनटू करके व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्या होगा। ये भी क्वेश्चंस बन चुके हैं पहले। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए हेरिडिटी सॉरी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट होता है। आनुवांशिकता वातावरण का उत्पाद ही क्या विकास है। आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल ही क्या विकास है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सी बता रहे थे क्या कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऊपर ऑप्शन सी दिखा, नहीं डी ही बता रहे हैं सब। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए काफी लोग बाद में जुड़े हैं, तो आप लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आज के बड़े भयंकर भयंकर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। पहला प्रश्न। अब देखिए बहुत सारे लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुबुद्धि में थांडाइक को टिक मार के चले आते हैं, क्यों। थांडाइक जिसे इतना ज्यादा लगाव है क्या। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है, मल्टीपल, नॉट अ मल्टी फैक्टर। मल्टी फैक्टर अलग है और मल्टीपल अलग है। ये किसका है हमारे, ये किसका है भाई, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में वायुसेना के पायलट के लिए कौन सी बुद्धि होगी। अंतर्वैयक्तिक, ये इंटर वाला है, इसकी तो इंग्लिश से ही बनाइएगा। शाब्दिक गति संवेदी, शारीरिक गति संवेदी है, ठीक है। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। अंतर्वैयक्तिक है, या उत्तर नहीं देना चाहते, किसमें जाएगा जी, बॉडली, बॉडली स्थैतिक। रेणुका जी गार्डनर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही है। ये हमारा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ना वायुसेना वाला पायलट है, वायुसेना वाला पायलट उलटता पलटता है, पूरा कंट्रोल आपका बॉडी को होता है। थोड़ा सा कंट्रोल इधर उधर हुआ तो भिड़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इसका हो जाएगा गति संवेदी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। बाकी इंटरपर्सनल, आप दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसके मनोभाव क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, तो वो आपका इंटरपर्सनल हो जाता है। अगर आप खुद की कमियों विप्रेरणाओं को जानते हैं तो वो इंट्रापर्सनल हो जाता है। और बात करें शाब्दिक, आपके अंदर शब्दों को बोलने, प्रभावपूर्ण बोलने पकड़ने की अच्छी समझ है, जैसे आपके वकील हो गए, आप कह सकते हैं न्यूज रिपोर्टर हो गए, इन सब में शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। ओके चल, लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, हो जाएगा निचली कक्षाओं में शिक्षण की बालवाड़ी पद्धति किस पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निचली पद्धति में बालवाड़ी पद्धति, ठीक है, किसको बोल रहा है, ये बालवाड़ी की बात कर रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा। एट लोअर क्लासेस प्ले वे मैथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, बालवाड़ी प्ले वे मैथड है। चारों ऑप्शन को आप लोग क्लियर करिए। चलिए, विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाज शास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत, या शिक्षण के तरीकों का, बताइएगा। बहुत बढ़िया, योगेश जी, कमला जी बेहतर, आशुतोष जी, रोहित, ध्रुव जी करेक्ट है, दिव्या जी, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। ये हो जाएगा क्या, विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्योंकि कह रहे हैं ना, निचली कक्षा में शिक्षण बालवाड़ी पद्धति यानी प्लेवे जो मेथड है वो किस पर आधारित है, तो बच्चे के विकास यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित, यानी इससे बच्चे का विकास और ग्रोथ दोनों को इंपॉर्टेंट रखा जाता है, प्लस साथ में साइकोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको। हाँ, तो आज हमने कुल लिए 33 क्वेश्चन।
33 क्वेश्चन में कितने बने आपके, आप हमको जरूर बता सकते हैं। 33 क्वेश्चन में से आपके कितने बने? जो लोग लेट से जुड़े, आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिएगा जरूर से, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जो लोग प्री बीएड प्री डीएलएड की ये जो